नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों हमारे एग्जाम में हमेशा दोस्तों वृक्षों से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट में। तो दोस्तों आज वृक्षों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसलिए दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है बुक के बारे में और ये बैच के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, घटपर्णी पौधा। दोस्तों घटपर्णी पौधे के बारे में आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों ये घड़े के आकार का पौधा होता है। दोस्तों इसकी थोड़ी सी आप सीन पे एक बार देख लीजिए। ये है दोस्तों ये घटपर्णी पौधा। दोस्तों ये घड़े के आकार का पौधा होता है। ये पहला ऐसा पौधा होता है जो कि मांसाहारी होता है। दोस्तों क्या होता है? ये मांसाहारी पौधा माना जाता है और ये एक घड़े के आकार का पौधा होता है। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इसमें इस पौधे के दोस्तों एक विशेष प्रकार की गंध क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है। दोस्तों ये पौधा एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे कि दोस्तों जो जानवर होते हैं वो क्या आते हैं, खिंचे आते हैं। दोस्तों जो भी जानवर, मेढक हो गया दोस्तों, मकड़ी हो गई, और भी दोस्तों जानवर आके यहीं पे बैठ जाएंगे दोस्तों, और फिर ये क्या करेगा, धीरे से इस अपने ढक्कन को बंद कर लेता है दोस्तों, और उन जानवरों को वो अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से दोस्तों उनको खाता पीता है। तो ये पहला ऐसा पौधा है कि जो कि मांसाहारी होता है। दोस्तों ये घड़े का आकार का होता है, इस प्रकार से बड़ा होता है दोस्तों ये घटपर्णी पौधा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये भारत में दोस्तों कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका आकार कैसे होता है, घड़े के जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से क्या होता है, ढका होता है दोस्तों। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध हो आती है। किसकी विशेष प्रकार की गंध आती है, जिससे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों ये घटपर्णी पौधा होता है, ये इसकी खासियत होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही यानी कि दोस्तों ऐसा पहला पौधा आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा कि अरे यार ये मांसाहारी पौधा होता है। तो ये बहुत ही चालाक दोस्तों माना जाता है ये घटपर्णी पौधा आपका। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष भी दोस्तों बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वृक्ष होता है। दोस्तों खेजड़ी का वृक्ष कहाँ, राजस्थान में। दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष में दोस्तों राजस्थान में इस वृक्ष की महत्ता आप तब समझेंगे दोस्तों, यानी कि राजस्थान में आप जानते होंगे दोस्तों कि बालू ही बालू होता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। दोस्तों राजस्थान में पानी की अब बहुत ही कम मात्रा होती है, पानी आप जानते हैं, पर दोस्तों बिना पानी के भी ये खेजड़ी वृक्ष जो है कि हरा भरा रहता है। दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही होती है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वैज्ञानिकों के अनुसार इस वृक्ष की आयु कितनी है, 5000 वर्ष की होती है। दोस्तों सोचिए कितनी मानी गई, 5000 वर्ष की इसकी क्या है, आयु मानी गई। दोस्तों राजस्थान की शुष्क जलवायु के कारण यहाँ की वनस्पतियां परिस्थिति के अनुकूल विशेषता लिए हुए होती हैं। दोस्तों यानी राजस्थान में दोस्तों आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की जितनी भी सारी वनस्पतियाँ होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं। पर दोस्तों ये हमारा जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, इस पे दोस्तों गर्मी का और न बहुत ही ज़्यादा अगर इसको पानी की आवश्यकता भी नहीं होती दोस्तों, ये हरा भरा रहता है। और दोस्तों जो वहाँ के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं बेचारे, वो आके इसकी छाया में दोस्तों बैठते हैं। और दोस्तों इसकी लकड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिनसे कि फर्नीचर्स बनते हैं, वो बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ की वनस्पतियाँ परिस्थितियों के अनुकूल विशेष लिए हुए होती हैं। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ कम पानी में पनपने वाले पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे में दोस्तों खेजड़ी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ बहुत पाया जाता है, बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये टिकाऊ होता है, बिना पानी के भी ये दोस्तों रहता है। वैसे बहुउद्देशीय वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में यहाँ के प्राणियों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इस वृक्ष को मध्य प्रदेश के कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कल्प वृक्ष की दोस्तों पदवी इसको दी गई, कल्प वृक्ष की पदवी इसको दी गई। दोस्तों बहुउपयोगी खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राजस्थान का राज वृक्ष भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों सोचिए,
जिस वृक्ष को राजस्थान का राज वृक्ष घोषित कर दिया गया हो दोस्तों, तो वो उसकी कितनी खासियत होगी। 1983 में दोस्तों, कब, 1983 में, कब दोस्तों, 1983 में खेजड़ी, यानी कि 1983 में राजस्थान के इस खेजड़ी वृक्ष को दोस्तों देखिए, ये जो खेजड़ी का वृक्ष आप देख रहे हैं, इस खेजड़ी के वृक्ष को राज वृक्ष घोषित कर दिया गया, राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया राजस्थान में दोस्तों, किसमें, राजस्थान में दोस्तों। तो ये दोस्तों इसी प्रकार से हरा भरा रहता है। जब राजस्थान के लोग दोस्तों, काफ़ी धूप आप जानते हैं, काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो इसी के खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठ के दोस्तों छाया में वो अपना बैठते हैं, आराम करते हैं, खाना पीना भोजन पानी करते हैं दोस्तों। ये इसी प्रकार से कम दोस्तों, यानी कि कम पानी, कम उससे भी ये दोस्तों खेजड़ी का वृक्ष क्या होता है, इसी प्रकार से हरा भरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वृक्ष को बचाने के लिए दोस्तों बिश्नोई के, आपने सुना होगा बिश्नोई समाज के लोग जो होते हैं, बिश्नोई समाज के लोग जो होते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, ठीक, तो बिश्नोई समाज के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो बिश्नोई समाज के लोगों ने इस खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए दोस्तों, इस खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए बहुत सारे दोस्तों आंदोलन किए। इसको चिपक गए थे और कई लोगों ने मृत्यु भी हो गए। आपने सुना होगा बिश्नोई आंदोलन के बारे में दोस्तों। तो यही खेजड़ी का वृक्ष था दोस्तों, इसी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लाइकेन। अब बात करते हैं लाइकेन की दोस्तों। लाइकेन निम्न श्रेणी का एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं दोस्तों। लाइकेन भी एक बहुत ही निम्न श्रेणी की छोटा सा वनस्पति होता है दोस्तों, और इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं दोस्तों। इसमें इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पाई होती हैं दोस्तों। और ये दोस्तों प्राचीन दीवारों पे, भूतल पे, चट्टानों पे और कहीं पे भी दोस्तों आसानी से ये उगाता है आपका लाइकेन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लाइकेन विश्वव्यापी है दोस्तों, हर जगह, विश्व के हर जगह पे ये पाया जाता है दोस्तों लाइकेन। ये विभिन्न स्थानों तथा आधारों पर, जैसे पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मृदा पे आदि में भी यह पाया जाता है आपका लाइकेन। समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ों के ऊंचे शिखर तक स्थित होते हैं, परंतु वर्षा यहाँ पे प्रचुर उष्णकटिबंधीय वनों में यह बहुतायत में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय दोस्तों जहाँ पे क्या वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, यानी अधिक जहाँ पे वर्षा होती है, अधिक जहाँ पे वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पे ये पाया जाता है दोस्तों आपका लाइकेन, ठीक है। इनके लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है दोस्तों। मिट्टी के निर्माण के लिए लाइकेन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों, ठीक है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा वृक्ष ऐसा होता है कि जो कि मृदा निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है लाइकेन। कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ होता है कि जो कि दोस्तों खाद्य पदार्थ के लिए उपयोगी होता है, प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होते हैं लाइकेन, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है ये दोस्तों लाइकेन, देख लीजिए इस प्रकार का होता है लाइकेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। रेगिस्तानी ओक दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में सीटेट में इससे बहुत ही प्रश्न बनता है दोस्तों। सीटेट में ओक है, खेजड़ी है, इससे आपका बहुत ही प्रश्न बनता है। और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है। इस पेड़ की लंबाई लगभग कितनी होती है, 4 मीटर दोस्तों। इस पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है दोस्तों। देखें तो होगा, इसकी पिक आपको पहले पिक दिखा दें। ये है दोस्तों आपका रेगिस्तानी ओक, 4 मीटर का होता है दोस्तों। ये बहुत ही लंबा वृक्ष होता है दोस्तों आपका रेगिस्तानी ओक, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है आइए जानते हैं दोस्तों। ये इस पेड़ की लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इस पेड़ की लंबाई की लगभग 30 गुनी अधिक होती है। क्या होती है, जो इसकी जड़ों की लंबाई होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन के उस गहराई तक बढ़ती रहती है जब तक वह पानी तक न पहुंच जाए दोस्तों। यानी कि जब तक इसकी जड़ें दोस्तों, जो ये आपका वृक्ष है, इसकी जड़ें इतनी अंदर होती हैं दोस्तों, जब तक कि ये पानी न पा जाए दोस्तों, जब तक पानी न पा जाए तब तक ये जड़ें इसकी माना जाता है कि बढ़ती रहती हैं। क्या करती हैं, बढ़ती रहती हैं। जैसे ही पानी पा जाती हैं वैसे हो जाए। इसीलिए ये दोस्तों इसकी लंबाई भी काफ़ी होती है, हरा भरा काफ़ी होता है। ये आपका ओक रेगिस्तान में पाया जाता है। और दोस्तों
जब इसके यानी कि रेगिस्तान के लोगों को दोस्तों पानी की तो आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब दोस्तों पानी की उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो इसी ओक में दोस्तों वो एक पतला सा पाइप डाल के इसकी जड़ों में खोद के पतला सा पाइप डाल के दोस्तों पानी भी निकाल लेते हैं जो कि पीने के योग्य होता है और उसको पीने का कार्य करते हैं। सोचिए ये वृक्ष दोस्तों वहाँ के लिए रेगिस्तान में एक पानी दाता के रूप में होता है दोस्तों, पानी दाता के रूप में होता है दोस्तों ये वृक्ष आपका वहाँ पे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सोचिए रेगिस्तान में दोस्तों ऐसा वृक्ष हो जिससे कि हम जल प्राप्त कर सकें तो कितना दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट चीजें बाद में जाते हैं। इस पेड़ में दोस्तों तो ये हो गया। और दोस्तों इस पेड़ में जो है पत्तियां बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा ना के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं होती, पर ये घना बहुत होता है। रेगिस्तान ओक की जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किए गए पानी इस पेड़ के तनों में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तनों में भी इकट्ठा रहते हैं। जब कभी भी उस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला सा क्या दोस्तों पाइप डालकर पानी से निकाल लेते हैं। रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान ओक बहुत ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपका ये रेगिस्तानी ओक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न कैसे पूछा था, प्रश्न आपसे पूछा था कि एक ऐसा वृक्ष जो कि पानी की आवश्यकता के समय पतला सा पाइप डाल के वहाँ के लोग उस यानी कि वृक्ष से उसके जड़ से पानी निकाल लेते हैं, वो वृक्ष कौन सा था। ऑप्शन कई वृक्षों का दिया था दोस्तों, तो वो वृक्ष था ओक वृक्ष। कौन सा था, ओक वृक्ष, जो कि आपका कहाँ मिलता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, याद रखिएगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सीटेट में यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक पे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बरगद की बात करते हैं दोस्तों। तो जो बरगद का पेड़ है आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, बरगद के पेड़ बहुत ही दिन तक टिकाऊ होते हैं दोस्तों, इनकी आयु बहुत ही ज़्यादा होती है और ये प्राचीन काल से दोस्तों बरगद के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से दोस्तों ये बरगद के बहुत बड़े बड़े, कुछ तो दोस्तों बहुत ही विशाल, बहुत घने रहते हैं, जिसे देख के ही डर लगता है। और इन बरगद के पेड़ों पर दोस्तों काफ़ी जीव जंतु अपने रहते हैं, निवास करते हैं। और भी ये जानकारी जानते हैं, बरगद के पेड़ की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, इस वृक्ष की उम्र जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षय वट कहा जाता है दोस्तों, अक्षय वट कहा जाता है, यानी कि इसकी बहुत ही ज़्यादा यानी उम्र होती है दोस्तों। देव वृक्ष होने के कारण बरगद के पेड़ की पूजा का भी विशेष स्थान होता है। इसे देव वृक्ष माना जाता है, यानी देवताओं का वृक्ष। किसका दोस्तों, देवताओं का वृक्ष माना जाता है आपके, यानी कि बरगद को दोस्तों देवताओं का वृक्ष माना जाता है। इसलिए लोग इसकी दोस्तों पूजा पाठ सब करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं दोस्तों। ठीक है, हमेशा। और बरगद का वृक्ष विशाल तना और शाखाओं वाला होता है दोस्तों। इसको देव वृक्ष मान के लोग कभी कभी इसको काटते भी नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसकी उम्र भी बहुत ही ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं कि अरे यार ये देव वृक्ष है इसलिए इसको काटो ओटो मत, नहीं तो ये हमें पाप पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों ये इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी दोस्तों ये हमें बहुत ही ज़्यादा छाया प्रदान करता है। और भी दोस्तों चीज़ें इसकी लाभदायक होती हैं, आइए जानते हैं। इसका बहुत विशाल तना होती हैं, विशाल शाखाएं होती हैं इसके दोस्तों बरगद की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यह बहुत ही छायादार और लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ होता है। जो होता है बरगद दोस्तों, ये क्या होता है, काफ़ी छायादार होता है। क्या होता है, काफ़ी छायादार होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह अकाल समय में भी कुछ दोस्तों कितना भी आपके अकाल पड़ता हो, बारिश न हो, वो न हो, तो भी दोस्तों ये जीवित रहता है। मनुष्य बरगद के पेड़ के फल खाते हैं तो जानवर इनके पत्ते खाते हैं। मनुष्य, कुछ दोस्तों मनुष्य होते हैं जो बरगद के पेड़ का फल खाते हैं, औषधि के रूप में दोस्तों ये प्रयोग होते हैं। और दोस्तों जो बरगद की दोस्तों ये शाखाएं होती हैं, आप देखे होंगे ये जो शाखाएं होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही इनको यानी ये खंभे का प्रयोग करती हैं दोस्तों। किसका, खंभे का दोस्तों, खंभे का आपका खंभे की तरह ये दोस्तों रहती हैं, एकदम खंभे की तरह इनका सपोर्ट करती है। जैसे दीवार नहीं होती है, खंभे की दीवार की तरह एक सपोर्ट रहता है दोस्तों इनकी, जो सखे होते हैं। और छोटे बच्चे तो दोस्तों इसको झूला भी समझ लेते हैं। एकदम सोचिए कितनी मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं दोस्तों। यानी बच्चे तो दोस्तों इन यानी कि इसको पकड़ के इसकी शाखाओं को झूला भी झूलते हैं। गाँव में आप लोगों ने भी झूला झूला होगा दोस्तों।
दोस्तों। तो बरगद दोस्तों ये देव वृक्ष माना जाता है। क्या आता है? देव वृक्ष माना जाता है। ये इसकी दोस्तों बहुत ही प्राचीन काल से ये बरगद पेड़ जाता है। दोस्तों ये माना जाता था जो हमारे ऋषि मुनि थे वो यहीं पे दोस्तों तपस्या भी यहीं पे किया करते थे दोस्तों, तपस्या करते थे आपके बरगद के नीचे वृक्ष पे पड़ के दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फल होता है दोस्तों वो औषधि बनाने में दोस्तों बहुत ही काम आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूकेलिप्टस दोस्तों, यूकेलिप्टस तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। यूकेलिप्टस बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। देखिए दोस्तों ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बहुत ही, इनकी शाखाएं जो होती हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी होती हैं। और इनकी एक खासियत और होती है दोस्तों, यूकेलिप्टस दोस्तों यानी बहुत ही सीधी होती हैं। क्या होती हैं? सीधी होती हैं दोस्तों। और इनकी पत्तियां दोस्तों बहुत ही शीघ्र जलती हैं। क्या करती हैं? बहुत ही शीघ्र जलती हैं दोस्तों। कभी गाँवों में दोस्तों क्या होता है कि यूकेलिप्टस की पत्तियां लोग रखे रहते हैं, आग जलाने में दोस्तों तुरंत जैसे चूल्हा वूल्हा जलाना होता है, तुरंत थोड़ी सी पत्ती डाले, तुरंत माचिस लगाए, थोड़ा सा सूख जाए दोस्तों तो बहुत ही तेज पकड़ती है इनकी यूकेलिप्टस की। तो ये सीधी होती है। और दोस्तों आवास बनाने में दोस्तों, गाँव के जो आवास बनते हैं आपके देखा होगा आपने, झोपड़ी उपड़ी और खपड़े वाले, और भी दोस्तों आवास बनाने में इन लकड़ियों का बहुत ही इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन लकड़ियों का दोस्तों। यूकेलिप्टस की जो लकड़ियां होती है इनका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ जानकारियां हैं, आइए जानते हैं। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का मूल पेड़ है दोस्तों। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मूल पेड़ माना जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया का, जो कि कम समय में तेजी से बढ़ता है और सीधा फैलता है। ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है दोस्तों, बहुत ही कम समय में ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है दोस्तों। यूकेलिप्टस अगर आपने गाँव में देखा होगा तो दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी शाखाएं बहुत ही जल्दी क्या होती है? मोटी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है, तेजी से बढ़ता है। इसे गम, सफेदा और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे यानी क्या? नीलगिरी के नाम से भी जाना, गम और सफेदा भी इसे कहा जाता है दोस्तों। इसे के पेड़ से प्राप्त होने वाली लकड़ी का इस्तेमाल पेटियां, ईंधन, हार्डबोर्ड वगैरह, लुगदी, फर्नीचर, पार्टिकल बोर्ड और इमारतों को बनाने में होता है दोस्तों। सारी चीजों को इसको बनाने में इस्तेमाल होता है आपका यूकेलिप्टस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। चलिए दोस्तों, देखा होगा आपने यूकेलिप्टस, गांव वाले बच्चे जरूर देखे होंगे, सिटी वाले भी कभी गांव जाने का मौका मिले तो यूकेलिप्टस देखिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल के पेड़ से दोस्तों हमें ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। जो ऑक्सीजन की मिलता है दोस्तों हमें बहुत ही मात्रा मिलता है। और ये जो पीपल का वृक्ष है दोस्तों ये भी देव वृक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? ये भी आपका देव वृक्ष माना जाता है। आप सभी ने जरूर पीपल का पेड़ देखा होगा, नहीं देखा हो तो ये देखिए दोस्तों, ये पत्ते हैं दोस्तों। पहले ये होता था कि मंत्र वंत्र पहले पीपल के ही वृक्ष में लिखा जाता था। तो ये आपके पीपल के वृक्ष है दोस्तों, उसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। पीपल की आयु संभवतः 90 से 100 वर्ष तक मानी जाती है। 90 से 100 वर्ष दोस्तों, ये भी पीपल का भी पेड़ जो है वो जीवित होता है। सोचिए दोस्तों, यानी कि जितना मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित होते हैं, कभी कभी कुछ मनुष्य होते हैं 100 या 101 ज़्यादा ही जीत जाते हैं बस, पर आज के युग के मनुष्य 100 वर्ष तक जीना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। हम लोग 60 या 80 तक पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? हाँ, तो दोस्तों क्योंकि इस प्रकार से ऐसा इन्वायरमेंट है दोस्तों, प्रदूषित इन्वायरमेंट है, रासायनिक खाद्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं। पहले के लोग ऐसा नहीं होता था, शुद्ध चीजें थी दोस्तों, पर अब ऐसी चीजें नहीं मिल पाती। तो 90 से यह पीपल का पेड़, सोचिए दोस्तों 90 से 100 वर्ष के सालों के आसपास आंकी गई है इसकी उम्र। इसके फल बरगद गूलर की भांति बीजों से भरे तथा आकार में मूंगफली के छोटे दाने जैसे होते हैं दोस्तों। इसकी भी औषधियां बनती हैं, इसका फल भी बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। पीपल भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाए जाने वाला बरगद या गूलर की जात का एक विशालकाय वृक्ष होता है दोस्तों। ये बहुत ही विशालकाय वृक्ष होता है। आपका पीपल कहाँ गया दोस्तों? पीपल विशालकाय वृक्ष होता है जिसे भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष को भी दोस्तों मैंने आपको बताया ना, देव वृक्ष माना जाता था। क्या माना जाता? देवताओं का वृक्ष माना जाता था। ये माना जाता था कि इसमें दोस्तों आपके विष्णु भगवान वास करते हैं। कौन वास करते हैं? विष्णु भगवान इसमें आपके वास करते हैं दोस्तों।
और दोस्तों यानी कि शनिवार को आपके कुछ लोग इसमें शनिवार को दोस्तों क्या करते हैं, शनिवार को इसमें दोस्तों यानी कि दिया जलाते हैं पीपल के वृक्ष में। ये होता है कि भाई थोड़ा सा हमारा शनि उनी दूर हो। तो ये चीज़ है दोस्तों। बरगद और गुलर वृक्ष की भांति इसके पुष्प भी गुप्त रहते हैं, अतः इसे गुहा पुष्पक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गुहा पुष्पक भी कहा जाता है। सनातन धर्म में पीपल के वृक्षों का राजा कहा जाता है। सनातन धर्म में वृक्षों का राजा अगर आपसे कोई पूछे तो किसे कहा जाता है, पीपल को कहा जाता है दोस्तों। और एक बात रखिएगा दोस्तों, बरगद के बारे में बतानी थी आपको कि जो बरगद है दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद हमारा क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों। राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है हमारा माना गया, क्या माना गया, बरगद को माना गया है दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद को माना गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो कि मैंने शायद आपको भी बताया भी है, शायद दोस्तों मैंने आपको बताया भी बरगद, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात हो रही थी किसकी, बात हो रही थी आपके पीपल की दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है सनातन धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपका पीपल का पेड़ है। अब राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों यही है, बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया यही बात है दोस्तों, ये बात छूट रही थी। जो बरगद होता है ये राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है हमारा दोस्तों। और क्यों ना माना जाए दोस्तों, जो कि वृक्ष हमारे लिए इतना उपयोगी होता है। और दोस्तों आपके जो ये पीपल का जो वृक्ष है, यहीं पे आपके महात्मा बुद्ध ने दोस्तों, यानी कि महात्मा बुद्ध को बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही सारनाथ में, आपको देखने मालूम होगा सारनाथ में आपको दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस वृक्ष में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा इस वृक्ष में बहुत ही ज्यादा निकलती है दोस्तों। और ये होता है दोस्तों कि जिस ऋतु, जो ऋतु होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे दोस्तों अगर आप ठंड में इसके नीचे बैठ जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी। ठंड में इसके नीचे बैठ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा दोस्तों। और अगर आप गर्मी में अगर आप बैठ गए दोस्तों, गर्मी में इसके नीचे आप बैठ गए तो आपको ठंड का एहसास होगा। जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों, ये इन्वायरमेंट के जस्ट अपोजिट को कार्य करता है और आपको फील देगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ऋषि मुनि जो होते थे, जैसे आपके महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने भी तपस्या की। तो सारे दोस्तों ऋषि मुनि इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भी तपस्या किया करते थे। आपके पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे तो तपस्या किया करते थे दोस्तों। तो इसलिए जो ये हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जीवन का दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं हमसे क्या लेते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हमसे दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से दोस्तों इनके लिए हम भी महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारा और इनका दोनों का होना इस समाज में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। पर हमारा अस्तित्व तो बढ़ता चला जा रहा है, पर इनका अस्तित्व क्या हो रहा है दोस्तों, कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने में दोस्तों। पर्यावरण को प्रदूषित होने में सबसे बड़ी समस्या हमारी आ रही है क्या, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों। क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापकरण दोस्तों। इन्हीं के कम होने से, इन्हीं के कटने से लोग दोस्तों निवास स्थान को ज्यादातर बना रहे हैं। अपने निवास स्थानों की स्थापना बहुत ही अधिक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिस कारण से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेजी से हमारे ऊपर दोस्तों अटैक कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे दोस्तों जो हमारी धरती का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता जा रहा है दोस्तों, इन्हीं पेड़ पौधों के कारण से दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये पेड़ पौधे होते तो दोस्तों ये कई चीज़ें कई प्रदूषणों को अवशोषण करते हैं, जिससे कि दोस्तों यानी कि हमारी गर्मी, जो हमारी धरती जो गर्म होती जा रही है वो बहुत ज़्यादा गर्म न हो पाती दोस्तों। वर्षा के लिए भी ये कारण ये होते हैं दोस्तों, ये बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा होती है अत्यधिक अगर पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए कि पेड़ पौधों का बचाव करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी में दोस्तों अगर इसी प्रकार से पेड़ पौधे कटते रहे तो इसका परिणाम बहुत ही दुखदाई होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को दोस्तों एक जैसे इन्वायरमेंट दोस्तों जो हमें मिला हुआ है इससे भी बुरा इन्वायरमेंट शायद मिले दोस्तों।
तो इसलिए कोशिश करिए कि आप उस इन्वायरमेंट को बचाए रखिए और दोस्तों उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दें, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बरगद है। बरगद का पेड़ अपनी हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक होता है। दोस्तों क्या है, बरगद का पेड़ दोस्तों जो उसकी शाखाएं हैं हमेशा क्या होती है, फैलती रहती है दोस्तों, इसीलिए यह अमरता का प्रतीक माना जाता है कि यह बरगद का पेड़ क्या होता है, यह अमर होता है दोस्तों। क्या होता है, अमर होता है। ये जल्दी दोस्तों यानी कि न कटता है न सूखता है, कुछ नहीं होता, हमेशा दोस्तों क्या होता है, यह हरा भरा रहता है। हमेशा क्या होता है, यह हरा भरा रहता है दोस्तों। ये भी हमें ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदान करता रहता है। भारत की एकता इस पेड़ के विशाल और गहरी जड़ों से प्रतिबिंबित होती है दोस्तों। इसमें कई जीव जंतु जो दोस्तों कई जीव जंतु होते हैं दोस्तों, जीव जंतु पक्षी सारे दोस्तों इस बरगद के पेड़ में निवास करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दोस्तों केवल पक्षी हम कह सकें कि इसमें रहते हैं, नहीं, इसमें सब दोस्तों सर्प, जीव जंतु, मेढक, हर चीज, मनुष्य भी दोस्तों अपना उसी के नीचे निवास स्थान बना के रहते हैं। सारे जीव जंतु दोस्तों इसमें निवास स्थान बना के रहते हैं। यानी कि ये एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है कि दोस्तों एक वृक्ष पे सभी लोग जीवन यापन कर सकते हैं आसानी से। तो ये चीज है दोस्तों, इसीलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष कहा गया। यानी बरगद को ऐसे ही नहीं दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष कहा गया, इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये गुण है, इसलिए दोस्तों इसको राष्ट्रीय वृक्ष माना गया आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा दोस्तों सारी ई बुक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई बुक्स आपके कंपटीशन के लिए। दोस्तों इन बुक्स को आप ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं इन नोट्स को, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिए, तभी आप अपनी सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों इसी से संबंधित हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी दोस्तों हमारे पौधों से संबंधित जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।